चलिए, तो देखो पिछले लेक्चर में हमने देखा था बाइबल प्लान। उसके बाद आपका जो आईएनए ट्रायल होता है या उसको हम लोग लाल किला मुकदमा के नाम से भी जानते हैं, वो देखा था। और एक था आपका रेन म्यूटिनी या फिर नौसेना विद्रोह। ये तीनों टॉपिक हमने कवर कर लिया था। आज जो हिस्ट्री का जो मॉडर्न हिस्ट्री का सेक्शन है उसको हम लोग लास्ट कर देंगे। यहाँ पे हम लोग कैबिनेट मिशन देखेंगे और माउंटबेटन प्लान देखेंगे, जिसके बाद भारत को फाइनली आज़ादी मिल जाएगी और इसके बाद आपका मॉडर्न हिस्ट्री खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से आपको समझते चलना है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कैबिनेट मिशन को। देखो, बाइबल प्लान पढ़ाते वक्त मैंने आपको बताया था कि 1945 में जो है वो ब्रिटेन में चुनाव होते हैं, मतलब कि आम चुनाव होते हैं, और 45 में जो द्वितीय विश्व युद्ध है वो भी खत्म हो जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय जो है आपका 45 तक जो है वो चर्चिल जो है वहाँ का प्रधानमंत्री होता है और कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार वहाँ पे होती है। युद्ध में बहुत, क्योंकि युद्ध में चर्चिल जीता था, तो युद्ध के बाद ऐसी आशंका लगाई जा रही थी कि चर्चिल जो है वो आराम से ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बन जाएगा। लेकिन होता उल्टा है। ये जब चुनाव होता है तो चुनाव के जब नतीजे आते हैं तो यहाँ पे लेबर पार्टी चुनाव जीतती है और क्लेमेंट इटली जो है वो प्रधानमंत्री ब्रिटेन के बनते हैं। लेबर पार्टी शुरुआत से ही भारतीयों के प्रति थोड़ा सा नरम रही थी कंजर्वेटिव के मुकाबले, ठीक है ना। तो जब यहाँ पे लेबर पार्टी आती है, एक वो फैक्टर हो गया कि वो थोड़ा सा भारतीयों के प्रति पहले से सहानुभूति रख रही थी। दूसरा तीसरा फैक्टर ये होता है, देखो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हालांकि ब्रिटेन जो है वो जीत जाता है, लेकिन पहले वाला ब्रिटेन वो नहीं रह गया है। यहाँ पर ब्रिटेन की जो इकोनॉमी है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है। उसके बाद उसकी सेना बहुत ज़्यादा थकी हुई होती है। तो ये यूरोप में चीज़ें हो गई। उसके बाद भारत में कई सारी चीज़ें होती है, जैसे भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ। उसके बाद ब्रिटिश को लग जाता है कि अब प्रॉब्लम है यहाँ पे, अब शासन हम लोग उतनी स्मूथली नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब भारतीय लोग मतलब कि पार नहीं लगने देंगे शासन करने में। साथ ही नौसेना विद्रोह होता है, जो पिछले लेक्चर मैंने आपको पढ़ाया कि यहाँ पे सैनिकों के द्वारा विद्रोह हो जाता है। पहली बार ऐसा हुआ था कि सैनिकों ने विद्रोह किया था। तो सैनिक अगर विद्रोह कर दे किसी देश का तो आप नहीं चला सकते शासन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे चूंकि अब ब्रिटेन इस हालत में नहीं होता है, इन सारे फैक्टर को मिला करके आप देखेंगे तो इस हालत में नहीं होता है कि अब इतने बड़े साम्राज्य को वो संभाल पाए, जबकि साम्राज्य के जो बाकी उपनिवेश है जहाँ पे वो विरोध कर रहे हैं कि हम आपके साथ नहीं रहेंगे। तो ऐसे सिचुएशन में इटली को लगता है कि आज़ाद कर देना भारत को सही रहेगा, और इसी के परिप्रेक्ष्य में जो है वो कैबिनेट मिशन जो है इटली जो है वो भेजेगा भारत, ठीक है। तो भारत के लिए संवैधानिक सुधारों की घोषणा करते हैं जो क्लेमेंट इटली होते हैं वहाँ पे, और कैबिनेट मिशन जो है आपके भेजेंगे। यहाँ पे 3 लोग होते हैं कैबिनेट मिशन में, 3 सदस्य होते हैं। नाम आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पैथिक लॉरेंस होते हैं, स्टैफोर्ड क्रिप्स और AB अलेक्जेंडर। पैथिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष होते हैं, चेयरमैन होते हैं। क्रिप्स पहले भी आ चुके होते हैं क्रिप्स मिशन के वक्त, तो ये दूसरी बार यहाँ पे आते हैं। मार्च 1946 को ये दिल्ली लैंड करेगा, कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचेगा, और उसके बाद यहाँ पे भारतीय नेताओं से, भारतीय पार्टियां जो होती है उससे बातचीत यहाँ पे शुरू हो जाती है। तो जाहिर सी बात है, हर बार मैंने आपको बताया है कि आप जब भी कोई मिशन आए, कोई आयोग आए, तो उसके जो प्रस्ताव होंगे, इंपॉर्टेंट जो प्रोविजंस होते हैं वो आपको याद रखना है। हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि किस प्रस्ताव में क्या था। तो कैबिनेट मिशन के मुख्य प्रस्ताव क्या थे वो हम देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो ये यहाँ पे कैबिनेट मिशन कहता है कि पाकिस्तान जो है वो नहीं बन सकता, ठीक है। काफ़ी सारी प्रशासनिक चुनौतियां आ जाएगी, क्योंकि जो मुस्लिम लीग की मांग थी कि जितने भी मेजॉरिटी मुस्लिम एरिया है जहाँ पे मुस्लिमों की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, उसको आप पाकिस्तान जो है वो घोषित करें। तो ये जनसंख्या आपकी हो जा रही थी एक पश्चिम तरफ, जो पश्चिमी पंजाब का एरिया था, सिंध का एरिया था, बलूचिस्तान वाला एरिया है। उसके बाद आपका इधर बंगाल और असम का एरिया था। तो अगर आप 2 तरफ पाकिस्तान बनाते हैं तो बीच में आप कैसे आ जाएंगे? बीच में भारत है और दोनों तरफ पाकिस्तान के निर्माण की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे कैबिनेट मिशन में यही बोला जाता है कि मुश्किलें आएंगी, इसीलिए ये लोग पाकिस्तान की मांग को बिल्कुल खारिज कर देते हैं। तो ये आप समझ लीजिए कि पाकिस्तान की मांग यहाँ पे मानी नहीं जाती है। हालांकि इसका अल्टरनेटिव अभी दिया जाएगा ग्रुपिंग के रूप में। दूसरा बोला जाता है कि एक संघ का निर्माण करेंगे हम लोग, एक इंडियन यूनियन का निर्माण करेंगे, और जितने भी यहाँ पे प्रांत हैं उसको 3 समूह में बांटेंगे, ठीक है ना। और 3 समूह होगा आपका A, B और C। ए समूह में क्या होगा कि जितने भी आपके हिंदू मेजॉरिटी एरिया है, जहाँ पे हिंदुओं की जनसंख्या ज़्यादा है, उन वाले सारे प्रांतों को रखेंगे। मतलब जितने भी प्रांत होंगे, मान लो कि अगर 20 प्रांत है, 10 प्रांत है, तो उसको हम लोग ABC में डाल देंगे। जितने हिंदू मेजॉरिटी प्रांत होंगे उसको हम लोग A में डालेंगे। इसमें आपके मेनली आते हैं यूपी, बिहार, उड़ीसा, जो आपका सेंट्रल प्रोविंस था जिसको मध्य प्रांत बोलते हैं, बॉम्बे और मद्रास। ग्रुप B और C में जो है वो जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया थे, जहाँ पे मुस्लिमों की आबादी ज़्यादा थी, उसको रखने की बात की जाती है। तो मुस्लिमों की आबादी मैंने आपको बताया कि 2 तरफ थी। एक तो आपका पंजाब की तरफ है, पंजाब से सिंध की तरफ, और दूसरा है आपका असम और बंगाल की तरफ। तो इसको 2 ग्रुप में बांटा जाता है। बी वाले में क्या होगा कि जो पश्चिम तरफ मुस्लिम बहुत प्रांत है
वो रखा जाएगा, जिसमें आपका पंजाब हो गया, सिंध हो गया, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत जिसको हम लोग NWFP बोलते हैं, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। आपका तीसरा ग्रुप हो जाएगा जो पूर्वी तरफ होगा, बंगाल और असम वाला जो क्षेत्र है उसको आपका समूह 3 बोला जाएगा, समूह C बोला जाएगा बेसिकली, और ये भी आपका मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस होता है, मुस्लिम बहुल क्षेत्र होता है। तो 3 ग्रुप आपको याद रखना है। पहला ग्रुप आपका जो A होगा, जितना भारत का एरिया जहाँ पे है वो, और जो B और C होगा वो मुस्लिम बहुल क्षेत्र होगा। B आपको ध्यान रखना है कि पश्चिम तरफ है, और C आपको ध्यान रखना है कि पूर्व की तरफ है। कहा जाता है कि जो तीनों समूह होंगे A, B, C, उसका एक कॉमन जो है वो सेंटर होगा, और वही देखेगा आपका 3 चीज, जो रक्षा हो गया, डिफेंस, संचार और विदेशी मामले। मतलब कि डिफेंस, कम्युनिकेशन और जो एक्सटर्नल अफेयर है वो एक ही जगह से तीनों का कंट्रोल किया जाएगा, अलग अलग नहीं होगा उसका। तीसरा प्रोविजन क्या होता है कि सरकार की यहाँ पे त्रिस्तरीय संरचना होगी, यानी कि 3 टायर जो है वो स्ट्रक्चर होगा सरकार का। पहला स्ट्रक्चर आपका होगा संघ होगा, यूनियन होगा। देखो यहाँ पे संघ हो जाएगा सबसे पहला। दूसरे लेवल पे यहाँ पे आपका समूह होगा, ठीक है। और तीसरे लेवल पे समूह में जितने होंगे, मतलब कि समूह हो जाएगा A, B, C जो भी होगा, और फिर A में जितने प्रांत आएंगे तीसरे लेवल पे वो होगा, फिर B में जितने प्रांत आएंगे वो होगा। तो इस तरह से संघ, उसके नीचे समूह और उसके नीचे आपका प्रांत, ये 3 स्तरीय संरचना यहाँ पे उसके बाद कही जाती है शासन की। देशी रियासतों को कहा जाता है कि आप अपना निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं, जिस ग्रुप में आपको शामिल होना है आप देख लें, ठीक है। उसके बाद संविधान सभा की बात कही जाती है कि यहाँ पे एक संविधान सभा का निर्माण होगा, और संविधान सभा में जो सदस्य होंगे उसका चुनाव किस तरह से होगा, तो यहाँ पे जितने सारे प्रांतीय विधानमंडल होंगे, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर होंगे, उसके जो सदस्य हैं वही जो है वो संविधान सभा के सदस्य जो है वो चुन करके अपने अपने राज्यों से, प्रांतों से जो है भेजेंगे। और इन सदस्यों का जो चुनाव है वो किस विधि के द्वारा होगा, तो वो समानुपातिक प्रतिनिधित्व यानी कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा होता है, ठीक है ना। तो इस सारी चीजों की बात कही जाती है कि संविधान सभा में जो सदस्य होंगे वो राज्यों से चुन करके जाएंगे, और फिर जो आपके जो देशी रियासतें होती है वहां से भी लोग जाते हैं, लेकिन वो चुनाव के द्वारा नहीं जाएंगे। जो देशी रियासतें होगी वो चुनाव के द्वारा न जाकर के वहां से वो लोग क्या करेंगे, वहां के जो राजा होंगे वो नामांकित करेंगे, नॉमिनेट करेंगे अपने सदस्यों को, और वो वहां से जाकर मतलब कि जाएंगे, ठीक है। चुनाव नहीं होगा उनका। फिर कहा जाता है कि जो संविधान सभा होगी, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी, वही जो है वो अंतरिम सरकार, इंटरिम गवर्नमेंट के रूप में जो है वो काम करेगी। एक कॉमन सेंटर होगा, एक साझा केंद्र होगा, पहले भी मैंने आपको बताया, और वही आपका रक्षा, संचार और विदेशी मामले देखेगी तीनों समूहों का। फिर जो प्रांत होंगे, जो यहाँ पे प्रोविंस होंगे, उसको पूरी तरह से स्वायत्तता दी जाएगी, फुल ऑटोनॉमी दी जाएगी, और जो अवशेषी शक्तियां होगी, जो रेसिडुअल पावर होंगे, वो भी प्रांतों को दिए जाएंगे। रेसिडुअल पावर क्या होता है, मैंने आपको बताया था, आपका जब 1935 का अधिनियम पढ़ा रहा था, पॉलिटी में भी आप पढ़ते हैं ना, कि जो 7वीं अनुसूची है उसमें 3 सूची है। एक है आपका संघ सूची, एक है आपका राज्य सूची, एक है आपका संवर्ती सूची। तो संघ सूची में वैसे विषय हैं जिसपे केंद्र को कानून बनाने की शक्ति है, राज्य सूची में जो विषय हैं उस पर राज्य सरकार कानून बनाती है, और संवर्ती सूची में जो विषय हैं उस पर दोनों मिलकर के कानून बनाती है, केंद्र और राज्य। अब जो विषय, कुछ ऐसे विषय होंगे जो तीनों में नहीं होंगे, तो उसको कहा जाता है अवशेषी विषय, और इन अवशेषी विषयों पे जिसको कानून बनाने की शक्ति है उसको हम लोग अवशेषी शक्तियां कहते हैं, ठीक है। तो अवशेषी शक्तियां जो है आमतौर पर आप देखेंगे कि आज के भी समय में केंद्र के पास है, कि कोई ऐसा मुद्दा जो तीनों में नहीं है तो उस पर केंद्र कानून बनाएगी, लेकिन यहाँ पे राज्यों को दे दिया जाता है। फिर कहा जाता है कि जब फर्स्ट जनरल इलेक्शन होगा, प्रथम आम चुनाव होंगे, उसके बाद प्रांतों को ये मौका दिया जाएगा, मतलब कि वो स्वतंत्र होंगे समूह से, किसी भी समूह से बाहर आने के लिए। सपोज करो कोई बी में है या कोई ए में है तो ए से बाहर आ सकता है, या बी में है तो बी से बाहर आ सकता है, ठीक है। और ये चुनाव के बाद हो गया। फिर 10 सालों के बाद अगर कोई समूह चाहे या कोई मतलब कि राज्य चाहे, ठीक है, तो वो अपने समूह पे या फिर संघीय संविधान पे, मान लो उसको पसंद नहीं आ रहा है उस संविधान को, मतलब कि उसको मजा नहीं आ रहा है, तो उस पर पुनर्विचार कर सकता है, उसको बदल सकता है। ये प्रोविजन थे। तो अब देखो, ये प्रोविजन आने के बाद जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग है वो क्या प्रतिक्रिया देंगे, वो क्या बोलते हैं। तो देखो, स्वीकार दोनों करेंगे बाद में, बट जो इनका रिएक्शन होता है वो ये होता है कि जो कांग्रेस होती है, सबसे पहले उसको देखते हैं हम लोग। कांग्रेस बोलती है कि जो आप प्रोविंस को आप बोल रहे हो कि आम चुनाव के बाद आप समूह से बाहर आ सकते हैं, ठीक है, तो क्यों आप पहले दे दो ना ये ऑप्शन। ये समूह से बाहर आने का जो विकल्प है वो पहले भी हो सकता है, आप क्यों उसको वेट करवा रहे हो चुनाव तक। देखो, कांग्रेस के दिमाग में क्या होता है ना, जैसे देखो बी और सी मैंने आपको बताया, तो समूह बी में एक होता है आपका NWFP, जो सीमांत वाला जो प्रांत है आपका, जो उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत है, और सी में एक होता है आपका असम। तो असम और NWFP में जो है वो कांग्रेस की सरकार होती है। तो कांग्रेस को यहाँ पे लग रहा होता है कि वो इधर निकल करके अगर आना चाहे तो उनके लिए मौका हो, मतलब कंपलसरी नहीं किया जाए, ये जो ग्रुपिंग है, ठीक है, अनिवार्य इसको नहीं बनाया जाए। उसके बाद यही बोलता है कांग्रेस कि ये जो आप प्रांतों को आप बोल रहे हो
कि हम आपको पूरी तरह से स्वायत्ता दे रहे हैं, फुल ऑटोनॉमी दे रहे हैं, और दूसरी तरफ आप ये बोल रहे हो कि आपको ग्रुप में शामिल होना अनिवार्य है। तो भाई एक तरफ आप स्वायत्ता की बात कर रहे हो और दूसरी तरफ बाध्यता तय कर रहे हो। ये तो बाध्यता है, स्वायत्ता है कहाँ? ठीक है, ये मतलब कि ये तो विरोधाभास वाला मामला है, ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया ये चीज। ठीक है, तो आप इसको देखो थोड़ा सा। और देशी रियासतों में यहाँ पे कहा जाता है कि जितने सदस्य होंगे संविधान सभा से यहाँ से चुनकर जाएंगे वो नामांकित सदस्य होंगे, नॉमिनेटेड मेंबर होंगे, चुना करके नहीं आएंगे वो। तो कांग्रेस मांग करती है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, वहाँ की जो जनता है, दो देशी रियासतों की जनता है, उस जनता का प्रतिनिधित्व करे सदस्य। ठीक है, वहाँ की जनता चुन करके भेजे तो ज्यादा बेटर होगा। यहाँ पे भी कांग्रेस जो है आपत्ति जताती है। तो ये कांग्रेस का रिएक्शन होता है। मुस्लिम लीग को अच्छा नहीं लगता जब ये कांग्रेस बोलती है कि ये जो ग्रुप में जो शामिल होना का जो कंपलसरी है उसको खत्म किया जाए, जबकि मुस्लिम लीग बोलती है कि नहीं, कंपलसरी किया जाए, क्योंकि मुस्लिम लीग को भी डर होता है कि असम और एनडब्ल्यूएफ कहीं निकल करके वो बी और सी से चला जाए, क्योंकि बी और सी को जो मुस्लिम लीग है वो फ्यूचर पाकिस्तान के रूप में देख रही होती है, क्योंकि बी और सी में दोनों में आपका मुस्लिम मेजोरिटी एरिया है ना। और बाद में आप देखेंगे कि ये लोग जब अड़ जाते हैं, जब बंटवारा होता है कंट्री का, तो बी और सी ही पाकिस्तान बनता है। एक होता है पश्चिमी पाकिस्तान, एक होता है पूर्वी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान हालांकि बाद में बनकर के बांग्लादेश बनेगा। ठीक है, तो मुस्लिम लीग बोलती है कि नहीं, ग्रुप जो है, ग्रुपिंग जो है वो कंपलसरी होना चाहिए, इसकी बात होती है। अब देखो क्या है कि जून 1946 में आकर के दोनों जो है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो है वो कैबिनेट मिशन को के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेते हैं। तो पहला आयोग होगा जिसको भारतीयों की तरफ से या फिर जिसको कांग्रेस की तरफ से जो है वो प्रॉपर जो है वो स्वीकार कर लिया जाएगा। ठीक है, और जब ये स्वीकार कर लिया जाएगा तो जुलाई 1946 में जो संविधान सभा के लिए चुनाव होते हैं, कहाँ पे? प्रांतीय विधानमंडलों में। मैंने आपको बताया कि प्रोविंशियल लेजिस्लेचर जो था वहां पे चुनाव होने थे, और कुल जो चुनाव होंगे वो कुल 296 सीटों के लिए होंगे। तो यहाँ पे कांग्रेस जो है वो 208 सीट जीतती है, मुस्लिम लीग 73 सीटें जीतेगी, और 15 जो है वो बाकी दल जो होंगे वो जीतती है। ठीक है, अच्छा ये बात आपको ध्यान रखना है कि टोटल जो है वो चुनाव जो होता है वो निर्वाचन मतलब इलेक्शन आपका 296 सीट के लिए होता है, लेकिन टोटल जो सीटें होती है संविधान सभा में वो होती है आपका 389। तो 389 कैसे हो गया, इस पे चुनाव क्यों नहीं हुए? तो मैंने आपको बताया कि जो देशी रियासतों के जो प्रतिनिधि थे वो चुनकर नहीं आ रहे थे। तो टोटल देखो क्या होता है कि 294 जो है आपका 294 जो है वो ब्रिटिश प्रोविंस जो होते हैं वहां के लोग होते हैं, वहां के प्रतिनिधि होते हैं। 4 आपका जो चीफ कमिश्नर वाला राज्य होता है, चीफ कमिश्नर प्रोविंस है, वहां से लोग होते हैं, और लगभग 93 लोग जो होते हैं वो प्रिंसली स्टेट से होते हैं। तो 93, 4 और 94 आप 294 जोड़ेंगे तो लगभग 389 जो है वो आंकड़ा आ जाएगा। तो कुल जो संविधान सभा में सीटें होगी शुरुआत में वो 389 होता है, बंटवारे से पहले की मैं बात कर रहा हूँ, और 296 के लिए इस पे चुनाव होते हैं। उसके बाद देखो क्या होता है ना कि 29 जुलाई 1946 को जो ये मुस्लिम लीग ने प्रस्ताव स्वीकार किया था, सहमति दी थी कि नहीं हम लोग सहमत हैं, वो अपनी सहमति जो है मुस्लिम लीग क्या करेगी, वो वापस ले लेगी। होता क्या है, होता यह है कि देखो जुलाई में ही 10 जुलाई के आसपास जो है वो 1946 में नेहरू अपना एक स्टेटमेंट देते हैं कि, और उस स्टेटमेंट से मुस्लिम लीग को मतलब नेहरू का बेसिकली ये कहना था मोटा माटी कि जो असम और सीमांत प्रांत हैं उस पर ये थोपा नहीं जाना चाहिए, वो मतलब कि उस पर ग्रुप में जाने के लिए तैयार नहीं है, तो उस पर आप ये ना थोपें। इसके विरोध में मुस्लिम लीग क्या होती है कि भड़क जाती है बहुत तगड़ा, और ये क्या करती है कि ये 29 जुलाई को क्या करेगी, ये जो अपनी सहमति देती है वो वापस ले लेती है कि हम ये जो संविधान सभा है, जो सरकार है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। और ये फिर क्या करेंगे कि पूरी तरह से पाकिस्तान की मांग के लिए फिर यहाँ पे काम करते हैं। ठीक है, इसी सिलसिले में आप देखेंगे कि वो जो मुस्लिम लीग यहाँ से हट जाएगी तो मजबूरन आपको ये जो बाइबल होंगे यहाँ पे 1 अगस्त 1946 को जवाहरलाल नेहरू को बोलते हैं। हालांकि देखो 296 में से 208 सीटें कांग्रेस ने जीती थी, और कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कौन कर रहे थे, जवाहरलाल नेहरू। मजबूरी में नहीं करेंगे, मुस्लिम लीग को जाना है तो जाए। ठीक है, जो मेजर पार्टी होगी वहां पे तो उसके नेताओं को यानी कि जवाहरलाल नेहरू को यहाँ पे अंतरिम सरकार के गठन के लिए जो है, आज भी जैसे होता है ना कि जो लार्जेस्ट पार्टी होती है राज्यपाल, उसको जो है वो सरकार गठन के लिए बुलाते हैं, तो उसी तरीके से वहां पे जो बाइबल होंगे वायसराय वो जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम सरकार के गठन के लिए निमंत्रण देंगे। और मुस्लिम लीग क्या करेगी कि वहां पे एक तो बाहर चली जाती है ये, और ये अंतरिम सरकार का जो है वो बहिष्कार करती है कि जो सरकार बन रही है हम उसको नहीं मानते हैं। और यहाँ पे इसके बाद इसका एकमात्र लक्ष्य होगा पाकिस्तान की प्राप्ति। ठीक है ना, यहाँ पे नारा भी ये लोग देते हैं, लड़कर लेंगे पाकिस्तान। और 16 अगस्त 1946 को ये लोग जिन्ना जो होते हैं वो सीधी कार्रवाई दिवस, अंग्रेजी में बोलते हैं डायरेक्ट एक्शन डे, उसकी डिमांड करते हैं। और यहाँ पे बहुत तगड़े तरीके से यहाँ पे सांप्रदायिक दंगे होंगे पूरे भारत में, हिंदू मुसलमान एक दूसरे को मारते हैं, और लगभग 5000 से ज्यादा लोग मारे जाते हैं। सत्ता के मतलब कि सत्ता की चाहत में ये लोग इतना मतलब कि बुरा करते हैं कि लोगों के बारे में ये भूल जाते हैं। अरे
उसका और सॉल्यूशन हो सकता था, उस पर और बातचीत हो सकती थी, आप उस पर बातचीत करते। बट यहाँ पे ये लोग सीधे मतलब कि लड़ाई झगड़े पे उतर आते हैं और इनको लगता है कि अब यही एक रास्ता है पाकिस्तान को लेने का, क्योंकि कई सालों से ये लोग लगातार पाकिस्तान पाकिस्तान बोलते आ रहे थे बट इनको मिला नहीं था, है ना। तो यहाँ पे इसी बीच में देखेंगे कि सितंबर 1946 में नेहरू जो होंगे वो अंतरिम सरकार का गठन कर भी लेंगे और हार थक करके ये लोग बहुत ज़्यादा सोच विचार करके मुस्लिम लीग जो होती है लास्ट में 26 अक्टूबर 1946 को ये भी जो है वो सरकार में शामिल हो जाएगी। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये सरकार में शामिल इसलिए नहीं होते कि सरकार को ये लोग चलाएंगे, ठीक है, सरकार को अच्छे से चलाना है, बिल्कुल नहीं। ये लोग शामिल इसलिए होते हैं ताकि अब जो है देखो इन लोग को यहाँ पे दंगे वंगे कर करके भी समझ में आ रहा होता है कि हो सकता है यहाँ से पाकिस्तान ना मिले, क्योंकि इनको एक डर होता है कि नेहरू ने तो सरकार बना ली है, तो अगर हमने लेट किया तो धीरे धीरे कांग्रेस का दबदबा पूरे संविधान सभा में बढ़ेगा, पूरे भारत में बढ़ेगा और हो सकता है कि हम लोग बैकफुट पे आ जाएं। तो इनको लगता है कि हम लोग सरकार में शामिल होते हैं और वहीं से सरकार के भीतर से जो है वो पाकिस्तान की लड़ाई लड़ेंगे, तो ये सरकार में शामिल होंगे। लेकिन रवैया बहुत खराब होगा मुस्लिम लीग का और हर चीज में जो सरकार की हर कार्यवाही में जो है वो बाधा उत्पन्न करने का जो है वो प्रयास करेंगे ये लोग। अब देखो जो वित्त मंत्री होते हैं, वित्त मंत्री यहाँ पे होंगे लियाकत अली खान। देखो आपको अंतरिम सरकार के जो मंत्री होते हैं वो आपको ध्यान रखना है कि रक्षा मंत्री कौन होते हैं, जैसे मान लो बलदेव सिंह होंगे या फिर कोई और होंगे, गृह मंत्री सरदार पटेल हो गए या फिर कोई और हो गए, जो भी है ये सारे नाम जो है ना आप याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि जब पॉलिटी में आपको पढ़ाऊंगा तो पहला चैप्टर वही होता है कि क्रिएशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे करके, ठीक है, संविधान सभा का निर्माण, संविधान का निर्माण, तो उसमें मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा। तो फिर भी आपको मतलब कि अपने लिए देख लीजिएगा कि कौन कौन से मंत्री को कौन कौन सा जो है वो विभाग मिला था। तो यहाँ पे वित्त मंत्री होते हैं आपके लियाकत अली खान, वो मुस्लिम लीग के होते हैं, ये बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहे होते सरकार को। सोचो अगर वित्त मंत्री बाकी मंत्रालयों को सपोर्ट नहीं करेगा तो सरकार कैसे चलेगी, तो बहुत बुरा रवैया होता है। और लास्ट में कांग्रेस हार थक करके वायसराय को लिखती है कि आप या तो इनको हटाएं या तो हम लोग रेजिग्नेशन दे देंगे, ठीक है। बहुत बुरी स्थिति यहाँ पे हो जाती है और दंगे लगातार हो ही रहे होते हैं। देखो ये लोग सरकार में शामिल होते हैं लेकिन ये अपना डायरेक्ट एक्शन जो है वो जारी रखते हैं, तो बहुत मतलब कि गलत कर रहे होते हैं ये लोग। उसके बाद जो है वो फाइनली यहाँ पे माउंटबेटन प्लान आएगा 1947 को, वो हम लोग देखते हैं। तो ये जब सिचुएशन भारत में चल रहा होता है, दोनों कांग्रेस और मुस्लिम लीग में जो टसल है वो जारी होता है, तो यहाँ पे इटली को जो प्रधानमंत्री क्लीमेंट इटली होते हैं उनको लगता है कि यहाँ पे कुछ मैसेज देना बहुत जरूरी है। इसीलिए ब्रिटिश संसद में 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री इटली यहाँ पे बोलते हैं कि किसी भी हाल में 30 जून 1948 तक जो है वो हम भारत को आज़ाद कर देंगे, भारतीयों को सत्ता जो है वो हस्तांतरित कर देंगे। और ये डेट इसलिए भी एक डेडलाइन या फिर एक कट ऑफ डेट इसलिए भी दिया जाता है ताकि ये लोग अब कुछ आपसी सहमति निकाल सके, उन पे थोड़ा सा प्रेशर आए कि भाई ये जो अब देखो डेट आ गया है आज़ादी का, ठीक है ना, रिजल्ट का डेट आ गया है, तो अब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, ये लड़ने से काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें होती है लेकिन ज़्यादा मुस्लिम लीग पे प्रभाव पड़ता नहीं है। उसके बाद आपको देखेंगे कि सरकार मन बना लेती है कि ठीक है विभाजन करना ही है, तो फिर माउंटबेटन को उसके लिए यहाँ पे भारत जो है वो भेजा जाएगा। तो मार्च 1947 में बेविल जो वायसराय होते हैं उनको हटा करके मतलब उनकी जगह पे नए वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन को भारत को भेजा जाता है और यहाँ पे सत्ता हस्तांतरण की तैयारी चलती है मुस्लिम लीग के रवैयों को देखते हुए, ठीक है। तो 3 जून 1947 को माउंटबेटन अपनी योजना प्रस्तुत करेंगे जिसको हम लोग माउंटबेटन योजना या फिर इसको 3 जून की योजना या फिर डिक्री बर्ड प्लान भी कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। 3 जून की योजना, डिक्री बर्ड प्लान या माउंटबेटन योजना, ये तीनों जो है वो एक ही चीज़ है, ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। अब माउंटबेटन योजना में महत्वपूर्ण बिंदु क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट प्रस्ताव क्या होते हैं, तो यहाँ पे सीधे सीधे कह दिया जाता है कि भारत का विभाजन होगा और भारत को स्वतंत्रता दी जाएगी और भारत और पाकिस्तान 2 नए देश का निर्माण यहाँ पे होगा, 2 नए देश में इसका बंटवारा कर दिया जाएगा। जो पंजाब और बंगाल में जो विधानसभा होती है वहाँ पे वोटिंग होगी इस चीज़ के लिए, विभाजन के लिए, कि विभाजन चाहते हैं वो लोग कि नहीं। अगर पक्ष में बहुमत आया कि विभाजन किया जाए तो विभाजन होगा और नहीं आया तो फिर देखेंगे, ठीक है। सिंध को बोला जाता है कि आप अपना निर्णय स्वयं लें और जो आपका 2 जगह होता है, एक तो पश्चिमी सीमांत प्रांत जो होता है, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत NWFP बोलते हैं इसको, और सिलहट बंगाल में, मतलब एक जिला होता है बंगाल में, वहाँ पे ये दोनों जगह पे डिसाइड कैसे होगा, ये होगा जनमत संग्रह से, ठीक है। लोगों को बोला जाएगा कि आप मतदान करें, आपको किसके साथ रहना है, भारत के साथ रहना है या पाकिस्तान के साथ रहना है, तो इस चीज़ से, ठीक है। तो पंजाब और बंगाल में विधानसभा पे छोड़ दिया गया कि आप अपना देख ले, मतलब विधानसभा में वोटिंग कर ले कि किसको कैसे करना है। सिंध को खुद पे छोड़ दिया गया, अपना डिसीजन लेना था उसको, और आपका उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत और सिलहट को जो है वो जनमत संग्रह के माध्यम से जो है भारत या पाकिस्तान को मिलने के लिए डिसाइड किया गया।
उसके बाद देशी रियासतों को कहा जाता है कि आप अपना निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं। आपको अगर भारत के साथ जाना है तो आप भारत के साथ जाइए, पाकिस्तान के साथ जाना है तो पाकिस्तान के साथ जाइए, और खुद अपना रहना है तो आप अपना अगर स्वतंत्र देश बनाना चाहते हैं तो आप देख लें वो चीज़, ठीक है। अंग्रेजी सरकार का यहाँ पे कोई दायित्व नहीं है, आपको अपना खुद का आप देखना पड़ेगा। उसके बाद विभाजन के लिए आप देखो कि 2 सीमा आयोग, 2 बाउंड्री कमीशन का जो है यहाँ पे गठन होगा। एक बंगाल सीमा आयोग पूर्वी सीमा के लिए, और दूसरा होता है पंजाब सीमा आयोग पश्चिमी सीमा के लिए, पंजाब वाले क्षेत्रों के लिए, ठीक है। दोनों के अध्यक्ष होंगे यहाँ पे साइरिल रेडक्लिफ, और इनका कार्य होता है कि बंगाल और पंजाब में जो मुस्लिम और गैर मुस्लिम जनसंख्या है उसके आधार पे आप क्या करो कि बॉर्डर का जो है वो निर्धारण करो, सीमा का निर्धारण करो, भारत और पाकिस्तान को बांट दो आप, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, 2 सीमा आयोग, बंगाल सीमा आयोग और पंजाब सीमा आयोग, दोनों के अध्यक्ष होंगे रेडक्लिफ, साइरिल रेडक्लिफ, इसलिए रेडक्लिफ लाइन आज भी उसको कहा जाता है। पाकिस्तान, जाहिर सी बात है पाकिस्तान बनता है फाइनली, जिन्ना की जो विश है वो पूरी हो जाती है, और 2 पाकिस्तान बनेंगे। एक तो आपका पश्चिमी पाकिस्तान जो पंजाब वाला क्षेत्र होगा, पंजाब सिंध ये सब वाला क्षेत्र, और दूसरा है आपका पूर्वी पाकिस्तान जो ये आपका ये पूर्वी बंगाल और आपका जो असम वाला कुछ क्षेत्र है उसको मिलाकर के पूर्वी पाकिस्तान बनता है, ठीक है। 2 पाकिस्तान आप समझ रहे हैं, एक पाकिस्तान बहुत वहाँ है और एक पाकिस्तान यहाँ है, तो कैसे वो लोग करेंगे वो तो बाद में आप देखते हैं कि चल नहीं पाता है, और फाइनली 1971 में आप देखेंगे कि ये जो बांग्लादेश की लड़ाई होती है और पूर्वी पाकिस्तान जो है बन जाता है आपका नया देश बांग्लादेश, ठीक है। फाइनली माउंटबेटन जैसा बोलते हैं कि हम आज़ाद कर देंगे आपको, तो इस माउंटबेटन योजना के अनुसार जो है 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद जो है वो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट फाइनली पारित कर देती है। राजा यहाँ पे सिग्नेचर मार देते हैं अपना, और ये डिसाइड कर दिया जाता है कि 15 अगस्त 1947 को ये जो एक्ट है उसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा और स्वतंत्रता और विभाजन आपको जो है वो दे दिया जाएगा। तो 14 अगस्त को आपका पाकिस्तान आज़ाद होता है और 15 अगस्त को आपका भारत आज़ाद होता है। आज़ादी के बाद आप देखेंगे कि आज़ादी के बाद ये डिसाइड किया गया था कि जो माउंटबेटन है वही दोनों के कुछ समय के लिए, मतलब भारत और पाकिस्तान दोनों के वो गवर्नर जनरल रहेंगे। लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान में जिन्ना बोलते हैं कि नहीं, गवर्नर जनरल तो हम ही बनेंगे, हम किसी और को बनने नहीं देंगे, ठीक है। तो ठीक है, वो बन जाते हैं, जिन्ना बनते हैं पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल, और भारत के लोग ये डिसाइड करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं लॉर्ड माउंटबेटन से कि प्लीज़ कुछ समय तक आप रहें गवर्नर जनरल, ताकि हम लोगों को थोड़ा सा सहूलियत हो समझने में कि शासन वगैरह थोड़ा सा आसान हो जाए चलाने में, ठीक है। तो नेहरू रिक्वेस्ट करते हैं माउंटबेटन से, और माउंटबेटन इस तरह से भारत के पहले गवर्नर जनरल जो बनेंगे, ठीक है। तो पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल जिन्ना और भारत के पहले गवर्नर जनरल माउंटबेटन वैसे ही रहते हैं, ठीक है। तो इस तरह था ये टॉपिक, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।